नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 26 नवंबर 2025 और हमारे सामने है भारतीय बिजनेस जगत की खबरों का एक पूरा पिटारा। बिल्कुल। देखने में तो ये सब अलग-अलग खबरें लगती हैं। कोई कार लॉन्च हो रही है, कोई कंपनी पैसा जुटा रही है, किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ, मतलब सब बिखरा हुआ सा लगता है। लेकिन आज हमारा मिशन इन खबरों के पीछे जो पैटर्न है ना, उसे समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया इंक में असल में चल क्या रहा है। बिल्कुल। आज की चर्चा का मकसद सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना नहीं है, बल्कि उन डॉट्स को कनेक्ट करना है जो शायद पहली नजर में दिखाई ना दें। अच्छा। जैसे एक तरफ एक पुरानी कार का नया अवतार आ रहा है और दूसरी तरफ एक गैस कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप में पैसा लगा रही है। इन दोनों में क्या कनेक्शन है? दिलचस्प। आज हम यही कनेक्शन ढूंढेंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं उस सेक्टर से जहां सबसे ज्यादा धुआं या कहूं आप सबसे ज्यादा बिजली दौड़ रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर। हाँ, टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी टाटा सियरा को एक नए अवतार में फिर से लॉन्च कर दिया है। और कीमत रखी है 11,49,000, जो इसे सीधे सीधे क्रेटा और सेल्टर्स के मुकाबले में खड़ा कर देती है। ये सिर्फ एक कार लॉन्च नहीं है, ये प्योर नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग है। नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग। हाँ, टाटा पुरानी सियरा की जो ब्रांड वैल्यू है उसको कैश इन करने की कोशिश कर रही है। हमने ये ट्रेंड पहले भी देखा है जावा और एसडी बाइक्स के साथ। अच्छा, हाँ सही कहा। ये दिखाता है कि एक भीड़ भरे बाजार में कंपनियां अब प्रोडक्ट से ज्यादा एक कहानी, एक इमोशन बेचने पे फोकस कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। जहाँ टाटा अतीत की यादों पर दाव लगा रही है, वहीं महिंद्रा सीधे भविष्य पर छलांग लगा रही है। बिल्कुल। कल ही वो अपनी ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV9S लॉन्च करने वाली है, जिसका सीधा मुकाबला टाटा हैरियर ईवी से होगा। तो ये एक तरह से पास्ट वर्सेस फ्यूचर की लड़ाई बन गई है। एग्जैक्टली। और ये लड़ाई सिर्फ बड़ी एसयूवीज तक ही सीमित नहीं है। बजाज ऑटो बजाज रिकी के साथ ई रिक्शा सेगमेंट में उतर रहा है। हाँ, 149 किलोमीटर की रेंज के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में असल ईवी क्रांति शायद इन्हीं छोटे शहरों और कस्बों से आएगी, जहां ई रिक्शा लास्ट माइल कनेक्टिविटी की रीढ़ है। सही कहा। और जब इतनी सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो रही हैं, तो उन्हें चलाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम भी तो चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर एक और खबर जुड़ जाती है। बेंगलुरु की ईवी फर्म है 3EV इंडस्ट्रीज। उसने 120 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई है। पर दिलचस्प बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा निवेशक महानगर गैस है। हाँ। एक गैस कंपनी ईवी में पैसा लगा रही है। ये तो बड़ी अजीब बात है। अजीब नहीं, बल्कि बहुत स्मार्ट मूव है। वो कैसे? ये दिखाता है कि पारंपरिक ऊर्जा कंपनियां अब हवा का रुख समझ रही हैं। उन्हें पता है कि भविष्य इलेक्ट्रिक है और अगर वो इस बदलाव का हिस्सा नहीं बने तो पीछे रह जाएंगे। अच्छा। ये इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम वाली स्ट्रैटेजी है। वे सिर्फ एक गैस कंपनी नहीं बल्कि एक एनर्जी कंपनी के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। वाह। तो ऑटो सेक्टर में नॉस्टैल्जिया, फ्यूचर टेक और पुराने खिलाड़ियों के नए दाव सब एक साथ चल रहा है। बिल्कुल। अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं। जब अर्थव्यवस्था में ऐसी तेजी की उम्मीद होती है तो उसका असर सीधे बड़े बड़े सौदों और निवेश में भी दिखता है। हाँ, दिखता ही है। और हमारे पास जो आंकड़े हैं वो तो काफी मजबूत कहानी कह रहे हैं। ICICI बैंक का अनुमान है कि Q2 में GDP ग्रोथ 7.5% रहेगी। हाँ, और S&P ने भी अगले वित्त वर्ष के लिए 6.5% का अनुमान लगाया है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। हालांकि ICICI ने बढ़ते व्यापार घाटे जैसी कुछ चुनौतियों की तरफ इशारा भी किया है, पर ओवरऑल सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है। और ये सेंटिमेंट दिखता कहाँ है? ये आपको फिनटेक सेक्टर में साफ दिखेगा। कर्नाटक में जहां ओवरऑल टेक इन्वेस्टमेंट 40% गिरा है, वहीं फिनटेक फंडिंग 38% बढ़कर 841 मिलियन हो गई है। मतलब मुश्किल हालात में भी पैसा स्मार्ट जगहों पर अपना रास्ता खोज ही लेता है। बिल्कुल। और ये पैसा बड़े सौदों में भी नजर आ रहा है। ऊर्जा सेक्टर में तो खास तौर पर हलचल मची हुई है। टोरेंट पावर L&T की एक पावर यूनिट को $1.2 बिलियन में खरीदने की बात करें। हाँ। ये तो बहुत बड़ा सौदा है। बिल्कुल। ये बताता है कि पावर सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रहा है, बड़े प्लेयर्स और बड़े हो रहे हैं। अच्छा। इसी के साथ थर्मिक्स को अफ्रीका की डैंगोट इंडस्ट्रीज से 580 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और कोलकाता की लेजर पावर को NTPC से 836 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं। मतलब भारतीय कंपनियां अब ग्लोबल लेवल पर भी कम्पीट कर रहे हैं। हाँ, और सिर्फ कर नहीं रही बल्कि जीत रही हैं। और ये तेजी सिर्फ फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स में नहीं, बल्कि हमारे शहरों में भी दिख रही है।
क्रिसिल की रिपोर्ट कह रही है कि मॉल ऑपरेटर्स का रेवेन्यू 12 से 14% बढ़ने वाला है। और इकरा के मुताबिक टॉप 6 शहरों में ऑफिस स्पेस की मांग रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसका मतलब वर्क फ्रॉम होम के बाद अब बैक टू ऑफिस और बैक टू शॉपिंग का ट्रेंड जोरों पर है। हाँ, और इसी ग्रोथ स्टोरी के साथ एक और बहुत जरूरी ट्रेंड जोड़ रहा है, क्लाइमेट फोकस्ड निवेश। SBI वेंचर्स 2000 करोड़ रुपए का एक क्लाइमेट फंड लाने की योजना बना रहा है, जो खासतौर पर ग्रीन टेक स्टार्टअप्स में निवेश करेगा। एक मिनट, पर क्या ये सिर्फ एक PR मूव है या वाकई इन फंड से जमीन पर कोई बदलाव आता है? अच्छा सवाल है। क्योंकि क्लाइमेट फंड या सस्टेनेबिलिटी जैसे शब्द बोलना आजकल काफी फैशनेबल हो गया है। इसे ग्रीन वॉशिंग भी तो कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। ग्रीन वॉशिंग एक हकीकत है, लेकिन इस केस में हमें एक और खबर को साथ में देखना होगा। कौन सी? हैवेल्स इंडिया एक सोलर पावर प्लांट में निवेश कर रही है। क्यों? क्योंकि इससे उनकी बिजली की लागत कम होगी और इस निवेश का पेबैक पीरियड सिर्फ 12 से 18 महीने है। ओह, अच्छा। तो ये सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, ये उनके बिजनेस के बॉटम लाइन के लिए भी अच्छा है। जब सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी एक साथ आ जाते हैं, तब असली बदलाव आता है। SBI का फंड इसी इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। समझ गई। मतलब अब ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी बन चुकी है। एग्जैक्टली। चलिए, अब इन बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर झांकते हैं, उनके बोर्डरूम में क्या चल रहा है। आज कई बड़ी नियुक्तियों की घोषणा हुई है। जैसे एक्सिस बैंक ने अमित तलगेरी को अपना नया चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, चीफ रिस्क ऑफिसर यानी CRO। हाँ। इनका काम होता है बैंक को बड़े वित्तीय जोखिमों से बचाना। आज की अनिश्चित दुनिया में एक अच्छा CRO किसी भी बैंक के लिए सोने की खान जैसा है। सही बात है। एक और दिलचस्प नियुक्ति नाइका के बोर्ड में हो सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व MD दीपक गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा गया है। एक अनुभवी बैंकर एक ब्यूटी और फैशन कंपनी में, ये कनेक्शन थोड़ा अजीब नहीं है? बिल्कुल नहीं। नाइका अब सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं है, ये एक बड़ी लिस्टेड कंपनी है जिसे अपने फाइनेंस, गवर्नेंस और स्ट्रैटेजी को और मजबूत करना है। दीपक गुप्ता जैसा अनुभवी व्यक्ति अपने साथ दशकों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तजुर्बा लेकर आएगा, जो नाइका को अगले लेवल पे ले जाने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई नियुक्तियों की बात। अब जरा शेयरधारकों से जुड़ी खबरों पर आते हैं। इन्फोसिस का 18,000 करोड़ का शेयर बायबैक आज खत्म हो रहा है। एक मिनट, ये शेयर बायबैक होता क्या है और कंपनी ऐसा करती क्यों है? क्या इसका मतलब ये है कि उनके पास इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए कोई बेहतर आइडिया नहीं है? आसान भाषा में, कंपनी अपने ही शेयर बाजार से वापस खरीद रही है। ओके। इससे होता यह है कि बाजार में कंपनी के कुल शेयर्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे हर बचे हुए शेयर की कीमत या EPS मतलब अर्निंग पर शेयर थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक, जैसा आपने कहा कि शायद कंपनी को कोई बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, लेकिन दूसरा और ज्यादा पॉजिटिव मतलब यह है कि मैनेजमेंट अपने शेयरधारकों को यह सिग्नल दे रहा है कि उन्हें अपनी ही कंपनी पर पूरा भरोसा है और उन्हें लगता है कि उनके शेयर की मौजूदा कीमत उसकी असली वैल्यू से कम है। मतलब ये शेयर धारकों को एक तरह का रिटर्न देने का तरीका है, डिविडेंड के अलावा। बिल्कुल। और ऐसी ही एक और खबर है IIFL फाइनेंस की, जिसने 2000 करोड़ रुपए के डिबेंचर जारी करने को मंजूरी दी है। डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर सीधे शब्दों में एक तरह का लोन है जो कंपनी आम जनता या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से लेती है। अच्छा। इसके बदले में कंपनी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देती है। ये बैंकों से लोन लेने का एक विकल्प है। इससे कंपनी को अपने विस्तार के लिए पैसा मिल जाता है। तो एक तरफ इन्फोसिस शेयर धारकों को पैसा लौटा रही है और दूसरी तरफ IIFL बाजार से पैसा उठा रही है। हाँ, ये दिखाता है कि हर कंपनी अपनी जरूरत और स्ट्रैटेजी के हिसाब से फैसले लेती है। यहाँ एक और खबर है जो रेगुलेटरी सख्ती को दिखाती है। BSE ने प्राधिन लिमिटेड को चेतावनी दी है। मामला क्या है? मामला प्रोमोटर रीक्लासिफिकेशन की जानकारी देने में देरी का है। नियम के हिसाब से ऐसी कोई भी जरूरी जानकारी 24 घंटे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को देनी होती है, लेकिन कंपनी ने 1 महीने से ज्यादा की देरी कर दी। ओहो। ये दिखाता है कि सेबी और स्टॉक एक्सचेंज अब नियमों के पालन को लेकर कितने सख्त हैं और छोटी सी भी चूक पर कंपनियों को जवाब देना पड़ता है। ये तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है। हाँ, क्योंकि इससे पारदर्शिता बढ़ती है। बिल्कुल, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। और अब उन खबरों पर आते हैं जिनका सीधा असर हम जैसे आम लोगों और निवेशकों पर पड़ता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडियरी है BOCR कार्ड,
उसने एक नया कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसमें हर तरह के खर्च पर 5% तक रिवॉर्ड मिलेगा। ये एक अच्छा प्रोडक्ट लगता है, खास तौर पर ऐसे समय में जब हर कोई अपने खर्चों पर कुछ बचत करना चाहता है। सही है। लेकिन असली परीक्षा इस बात की होगी कि इस 5% के पीछे की शर्तें क्या हैं। अक्सर अप टू 5% में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस छिपे होते हैं। ये तो है, लेकिन निवेश की दुनिया से एक ऐसी खबर है जो हैरान भी करती है और एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाती है। कौन सी? ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का एक डेटा सामने आया है। इसके मुताबिक अगर किसी ने 2008 में इस फंड में 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज उनकी कीमत 1,13,00,000 रुपए हो गई होती। वाओ, ये लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टिंग की ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है। 2008 में तो बाजार क्रैश हुआ था। हाँ, दुनिया मंदी में थी। उस समय हिम्मत दिखाकर पैसा लगाना आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने लगाया और टिके रहे उन्हें कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिला। लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो काफी डरावना है। अच्छा। एक 67 वर्षीय रिटायर्ड व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की बचत यानी 1.2 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में रख दी। FD में? हाँ, उन्हें लगा कि उनका पैसा सुरक्षित है और बुढ़ापा आराम से कटेगा। हाँ, और ये कहानी बहुत से भारतीय परिवारों की है। मेरे अपने परिवार में कई लोग हैं जो आज भी FD को ही सबसे सुरक्षित मानते हैं। बिल्कुल। उन्हें यह समझाना बहुत मुश्किल है कि आपका पैसा बैंक में बढ़ नहीं रहा बल्कि असल में घट रहा है। यही हुआ उनके साथ। एक CA ने उन्हें समझाया कि अगर हम 6% की महंगाई दर मानकर चलें तो 20 साल बाद उनके 1.2 करोड़ की खरीदने की ताकत सिर्फ 50 लाख रह जाएगी। आधी से भी कम। ये कहानी तो वाकई दिल दहला देने वाली है। मतलब एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसे बचाता है और महंगाई चुपके से उसकी आधी जमा पूंजी खत्म कर देती है। बिल्कुल, ये हमें रियल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट सिखाता है। अगर आपकी FD आपको 7% ब्याज दे रही है और महंगाई 6% है तो आपका असली रिटर्न सिर्फ 1% है। सही। यही वजह है कि सिर्फ सुरक्षित निवेश काफी नहीं है, बल्कि महंगाई को मात देने वाले निवेश की योजना बनाना कितना जरूरी है। बिल्कुल। इन दोनों खबरों को एक साथ देखने पर म्यूचुअल फंड का 1.13 करोड़ रुपए और FD की घटती वैल्यू एक आम निवेशक के लिए एक बहुत साफ संदेश है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि भारतीय कॉर्पोरेट जगत एक बहुत ही दिलचस्प दौर से गुजर रहा है। एक तरफ EV सेक्टर में नॉस्टैल्जिया और फ्यूचर टेक की जंग छिड़ी है, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के मजबूत आंकड़े बड़े बड़े सौदों को हवा दे रहे हैं। और अगर इन सभी खबरों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखें तो एक थीम उभर कर आती है, भविष्य की तैयारी। भविष्य की तैयारी। हाँ, भले ही कुछ कंपनियां मुश्किलों का सामना कर रही हो, जैसे हीरा ऑटोमोबाइल्स का मुनाफा 75% गिर गया, जो दिखाता है कि हर कोई इस तेजी का फायदा नहीं उठा पा रहा है। लेकिन ज्यादातर कंपनियां विस्तार और नए निवेश पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, डिफेंस हो या फिर विप्रो और ISE की AI रिसर्च पार्टनरशिप। हर कोई आने वाले कल के लिए खुद को तैयार कर रहा है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। पूछिए। हमने देखा कि बजाज ई-रिक्शा बाजार में उतर रहा है, हमने ऑफिस स्पेस की बढ़ती मांग देखी और ये भी सुना कि क्वेस्ट कॉर्प के मुताबिक भारत में फॉर्मल वर्कफोर्स का दायरा बढ़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि लास्ट माइल डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट की रीढ़ माने जाने वाले हमारे विशाल इनफॉर्मल वर्कफोर्स का भविष्य क्या होगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जब बड़ी कंपनियां इस स्पेस में उतरेंगी, जब सब कुछ संगठित और इलेक्ट्रिक हो जाएगा, तो क्या ये रिक्शा चालक, डिलीवरी बॉय जो आज असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हाँ, वो इस नई व्यवस्था का हिस्सा बन पाएंगे? उनकी भूमिका, उनकी कमाई और उनकी सामाजिक सुरक्षा कैसे विकसित होगी, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, ये सोचने के लिए कि विकास की इस रफ्तार में कोई पीछे न छूट जाए।